गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे बोन लॉस एंड पैटर्न ऑफ बोन लॉस। शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। जैसा कि हम जानते हैं कि जो बोन टीथ के जस्ट अराउंड होती है, जो उसे सपोर्ट करती है, उसे हम कहते हैं एल्वियोलर प्रोसेस। और क्योंकि वो टीथ को सपोर्ट करती है, तो जैसे जैसे ये एल्वियोलर प्रोसेस की डिसॉर्प्शन होगी, वैसे वैसे जो टूथ है वो लूज हो जाएगा और धीरे धीरे वो वहां से अपनी जगह से मूव कर जाएगा और एक्सफोलिएट हो जाएगा, गिर जाएगा, इट विल शेड। तो जो एल्वियोलर प्रोसेस होती है, फेशियल और जो लिंगुअल होती है बोन, वो कॉम्पैक्ट बोन होती है, और जो सॉकेट की वॉल होती है वो भी एक कॉम्पैक्ट बोन से बनी होती है, और जिसकी जो रेडियोग्राफिक अपीयरेंस होती है, ये जो कॉम्पैक्ट बोन की सॉकेट वॉल की, इसे लमाइनर ड्यूरा बोलते हैं। इसका मतलब लमाइनर ड्यूरा हम तभी बोलेंगे जब वो रेडियोग्राफ में दिखेगी हमको। सिर्फ रेडियोग्राफिक अपीयरेंस को ही हम लमाइनर ड्यूरा बोलते हैं। इंटरडेंटल सेप्टम कंसिस्ट ऑफ कैंसरस बोन, और इंटरडेंटल एरिया में होती है कैंसरस बोन। डिस्टेंस सीमेंटो एनामल जंक्शन से बोन का जो डिस्टेंस होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि एक डिस्टेंस है जो कि मेंटेन रहता है सीमेंटो एनामल जंक्शन और बोन के बीच में, और इसकी एवरेज वैल्यूज है यंग अडल्ट में 0.75 से 1.59 मिलीमीटर, और जैसे जैसे एज बढ़ती है, ओल्ड एजेस में ये हो जाता है 1 से 2.8 मिलीमीटर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, डिस्टेंस सीमेंटो एनामल जंक्शन से बोन तक का कितना होता है। एल्वियोलर बोन इन डिजीज। अब एल्वियोलर बोन में जैसे जैसे डिजीज होगी, वैसे वैसे टूथ लूज हो जाएगा। हाइट एंड द डेंसिटी ऑफ एल्वियोलर बोन आर मेंटेन्ड बाय इक्विलिब्रियम रेगुलेटेड बाय लोकल एंड सिस्टमिक फैक्टर्स। जो बहुत सारे लोकल और सिस्टमिक फैक्टर मिलके बोन की जो डेंसिटी और हाइट है उसको मेंटेन करते हैं। क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बोन का रिजॉर्प्शन होगा? फर्स्ट है एक्सटेंशन ऑफ जिंजाइवल इन्फ्लेमेशन, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रीज़न है बोन के रिजॉर्व होने का। नेक्स्ट है ट्रॉमा फ्रॉम ओक्लूजन और सिस्टमिक डिसऑर्डर्स। जैसा कि हमने बोला कि एक्सटेंशन ऑफ जिंजाइवल इन्फ्लेमेशन, जिंजाइवा की इन्फ्लेमेशन से होने वाला जो बोन लॉस है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है, क्योंकि वो मोस्ट कॉमन है। सबसे ज़्यादा इसी वजह से बोन लॉस होता है। अब हम इसको डिटेल में देखेंगे कि कैसे ये बोन लॉस होता है। पहली बात तो ये कि प्लाक से होने वाला मोस्ट कॉमन डिस्ट्रक्शन का पैटर्न है। प्लाक एक्यूमुलेट होगा, प्लाक मैच्योर होगा। इनिशियली जो प्लाक होगा उसमें ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म रॉड्स एंड कोकाई होते हैं। जैसे जैसे प्लाक मैच्योर होगा, उसमें स्पाइरोकीट और एनारोबिक बैक्टीरिया इंक्रीज हो जाते हैं, और पेशेंट को जिंजीवाइटिस स्टार्ट होती है, जिंजाइवा की इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है। जिंजाइवा की इन्फ्लेमेशन में पेरिडोंटल लिगामेंट का ब्रेकडाउन नहीं होता है। पेरिडोंटाइटिस, फिर पेरिडोंटाइटिस स्टार्ट होती है, लेकिन अभी तक कोई हमें ये ट्रू एसोसिएशन नहीं मिला है कि पेरिडोंटाइटिस इज ऑलवेज प्रेसिडेड, यानी हर जिंजीवाइटिस पेरिडोंटाइटिस में प्रोग्रेस हो जाएगी। इसका अभी हमें कोई ट्रू वो नहीं मिला है एविडेंस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि जिंजीवाइटिस से जो पेरिडोंटाइटिस में कन्वर्ट होते हैं केसेस, वो होते हैं बिकॉज ऑफ द मैच्योरेशन ऑफ डेंटल प्लाक। जैसा कि हम जानते हैं कि डेंटल प्लाक में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, और बैक्टीरिया के होने की वजह से जो इनके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, लाइक लाइपोपॉलीसैकेराइड, जो कि बैक्टीरिया के डेड होने से सिक्रीट होता है, या उसकी जो सेल वॉल में होता है, वो सब कंपोनेंट धीरे धीरे टिश्यूज में जाते हैं और वो इन्फ्लेमेशन करते हैं। तो अब हम ये सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्लाक के मैच्योर होने से क्या फ़र्क पड़ता है। जैसा कि मैंने बताया कि सुप्राजिंजाइवल प्लाक या इनिशियली फॉर्म प्लाक जो होता है, उसके अंदर ग्राम पॉजिटिव रॉड्स एंड कोकाई होते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटिंग होते हैं, यानी इसका मतलब ये है कि वो हमारी तरह कार्बोहाइड्रेट ही खाना खाते हैं।
जबकि सब जिंजाइवल जो प्लाक के बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोटियोलिटिक होते हैं। इसका मतलब वो बॉडी के जो ब्रेक डाउन प्रोडक्ट होते हैं, यानी बॉडी के जब प्रोडक्ट ब्रेक डाउन होंगे, जैसे कि कोलेजन ब्रेक डाउन होगा, जैसे कि जिंजाइवल टिश्यूज अगर ब्रेक डाउन होंगे, या फाइबर्स ब्रेक डाउन होंगे, या बोन का ब्रेक डाउन होंगे, ये उन कंपोनेंट पे सरवाइव करते हैं। तो जैसे जैसे प्लाक मैच्योर होगा वैसे वैसे टिश्यूज का ब्रेक डाउन होगा और ये सब जिंजाइवल बैक्टीरिया और फ्लरिश होंगे। Extension of inflammation is modified by pathogenic potential of the dental plaque and resistance of host. तो जो इन्फ्लेमेशन कितनी एक्सटेंड करेगी वो डिपेंड करेगा जो बैक्टीरियाज हैं उनका कितना विरुलेंस फैक्टर है, उसमें कितना पैथोजेनिक पोटेंशियल है, वो क्या क्या टॉक्सिन सिक्रेट करेंगे, कैसे इन्फ्लेमेशन करेंगे। दूसरा होता है हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस, हम उसको इन्फ्लेमेशन को कितना रेजिस्ट कर पाएंगे, बैक्टीरिया को हम कैसे टेक ओवर करेंगे। इन दोनों के का जो एंड रिजल्ट होगा उससे पता चलेगा कि कितना बोन लॉस होगा। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं प्लाक एक्यूमुलेट होता है। सब जिंजाइवल एरिया में जो प्लाक होता है उसमें ग्राम नेगेटिव रॉड्स, स्पाइरोकीट्स प्रीडोमिनेट करते हैं और ये बैक्टीरिया चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो जिससे कि ये सरवाइव कर सके। तो जो बैक्टीरिया के लाइपोपॉलीसेकेराइड्स हैं वो जिंजाइवल टिश्यूज के अंदर जाएंगे और जैसे ही वो टिश्यू की प्रॉक्सिमिटी में होंगे, यानी कि जैसे ही वो लाइपोपॉलीसेकेराइड जिंजाइवल सेल के पास जाएंगे या फाइब्रोब्लास्ट के पास जाएंगे, इससे सब सेल्स को इरिटेशन होगा तो उनकी इन्फ्लेमेटरी जो सेल्स हैं वो बाहर आने लग जाएंगे। ये बेसिकली एक मैकेनिज्म होता है जिससे कि हर एक सेल आपस में बात करता है या बात कर सके। जब सेल को अच्छा लगता है तो भी वो कुछ केमिकल सिक्रीट करता है, जब सेल को बुरा एनवायरनमेंट मिलता है तो भी वो कुछ केमिकल सिक्रीट करता है। तो जब अगर उसको सही एनवायरनमेंट नहीं मिलता तो वो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन सिक्रीट करता है जिससे कि ब्रेकडाउन होगा टिश्यूज का और ब्रेकडाउन होगा बोन का, दैट मीन्स इन्फ्लेमेशन होगी। और अगर प्लाक डिपोजिशन नहीं होगा, इन्फ्लेमेटरी सारे मीडिएटर्स ये अब सबसाइड हो जाएंगे। अगर प्लाक नहीं होगा तो जिंजाइवा के सेल्स को अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा जिससे कि एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन प्रोड्यूस होंगे और ये जो इन्फ्लेमेशन है ये सब सबसाइड हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि जो डिजीज है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, एक तो प्लाक और दूसरा होस्ट की इम्यूनिटी, होस्ट सेल्स। मैकेनिज्म ऑफ बोन डिस्ट्रक्शन, तो हम देखेंगे कि बोन कैसे डिस्ट्रॉय होती है। ये एक मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑस्टियोक्लास्ट है जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन जिसको एक्टिवेट करता है, ना सिर्फ प्रोस्टाग्लैंडिन, बहुत सारे साइटोकाइन जो कि इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन होते हैं। एक बार ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट होता है तो ये सबसे पहले एक सील बनाता है बोन के सरफेस के ऊपर जिससे कि जो भी केमिकल ये इसमें डालेगा H और Cl वो यहाँ से साइड से निकल ना जाए। फिर ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज के थ्रू एक HCl बनाएगा, HCl बोन के सरफेस पे डाल दिया जाएगा जिससे बोन के जो सरफेस के हाइड्रोक्सीएपेटाइट है वो उसमें डिसॉल्व हो जाएंगे। फिर कैल्शियम सेल के अंदर चला जाएगा और ये कैल्शियम फिर यहाँ से ब्लड में डाल दिया जाएगा। Mechanism of bone destruction. The factor involved in bone destruction in periodontal disease are bacterial and host mediated. प्लाक प्रोडक्ट, जो भी प्लाक के प्रोडक्ट होते हैं वो ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करेंगे जिससे बोन का रिजॉर्प्शन होगा। तो बोन का रिजॉर्प्शन दो तरह से होता है, एक तो बैक्टीरिया के कंपोनेंट जैसे कि उसके जो डेड सेल जो होते हैं, सेल वॉल होती है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है उस वो लाइपोपॉलीसेकेराइड का काम करती है और वेरियस कोलाजिनेज जो वो लिबरेट करता है वो सब प्रोस्टाग्लैंडिन E2 का लेवल इंक्रीज करता है।
जिससे कि ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट होता है और बोन का रिजॉर्प्शन होता है। दूसरा होस्ट सेल, जब होस्ट सेल को अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलता इन द प्रेजेंस ऑफ लाइपोपॉलीसेकेराइड, उनको अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलता, तो दे ऑल्सो स्टार्ट सिक्रेटिंग ऑल द होस्ट सेल, कोई भी होस्ट सेल, जिंजाइवल सेल हो, फाइब्रोब्लास्ट हो, ये सब साइटोकाइन लिबरेट करना शुरू कर देते हैं जैसे ही बैक्टीरिया या उनके कॉम्पोनेंट उसके पास आते हैं। तो वो सिक्रीट करते हैं साइटोकाइन, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, जिससे कि ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट होता है, बोन रिजॉर्प्शन होता है। तो दोनों प्रोसेस से, होस्ट सेल से भी और बैक्टीरिया से भी फैक्टर से बोन रिजॉर्प्शन होता है। जैसे कि मैंने बताया था, हर सेल जब उसे अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है या इन्फ्लेमेटरी एनवायरनमेंट, वो केमिकल सिक्रेट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन्फ्लेमेटरी कंपोनेंट। कोई भी इन्फ्लेमेटरी कंपोनेंट, कोई केमिकल, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, लाइपोपॉलीसेकेराइड्स, कोई इरिटेशन, बी का काट लेना, कोई भी इन्फ्लेमेटरी, कोई भी नॉक्सियस स्टिमुलाई से जो भी सेल होते हैं, कोई भी सेल, चाहे वो फाइब्रोब्लास्ट हो, चाहे वो जिंजाइवल सेल हो, चाहे वो ऑस्टियोब्लास्ट हो, ऑस्टियोक्लास्ट हो, एनी सेल, दे स्टार्ट सिक्रेटिंग कंपोनेंट्स। अगर खराब एनवायरनमेंट है, दे विल सिक्रेट इन्फ्लेमेटरी कंपोनेंट, जिससे कि बोन रिजॉर्प्शन होगा और डिस्ट्रक्शन ऑफ फाइबर्स होगा। ऑन द ऑपोजिट साइड, अगर हम ऑपोजिट साइड देखें तो अगर एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है, हेल्दी फूड और कोई इन्फ्लेमेटरी कंपोनेंट नहीं, सब सेल्स जो हो, कोई भी सेल सिक्रीट कर सकता है इंटरफेरॉन, इंटरल्यूकिन 10, इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 13, जिससे ये मैसेज आता है कि मोर ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट बनते हैं, बोन का फॉर्मेशन होता है, फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है और हेल्दी एनवायरनमेंट बनता है। तो सब सेल एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन बना सकते हैं और सब सेल प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन बना सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरनमेंट, कोई भी सेल, लिविंग सेल। तो ये आपको याद करना ज़रूरी है क्योंकि हर जगह ये केमिकल ही बार बार आएंगे। जब कोई भी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होगी, कहीं भी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होगी, यही इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन आएंगे। जहाँ पर इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, अच्छा एनवायरनमेंट होगा, हीलिंग होगी, वहाँ पर हमेशा ये इसके एंटेगनिस्ट आएंगे। तो ये आपको याद करने बहुत ज़रूरी है कि ये सेल टॉकिंग है, सेल आपस में कैसे बात करते हैं। तो कोई भी सेल, फाइब्रोब्लास्ट, एपिथेलियल सेल, एंडोथेलियल सेल, डेंड्राइटिक सेल, मास सेल, कोई भी सेल जिसमें जान होती है, वो साइटोकाइन प्रोड्यूस कर सकता है क्योंकि इट इज़ अ काइंड ऑफ सेल टॉकिंग साइटोकाइंस। करते हैं पाथवे ऑफ जिंजाइवल इन्फ्लेमेशन। इसका मतलब जो जिंजाइवल इन्फ्लेमेशन है वो बोन में जाने के लिए कौन सा रास्ता लेगा, किस रास्ते से वो बोन में जाएगा। तो अब हम स्क्रीन पर देख सकते हैं दो डायग्राम है। राइट हैंड साइड पे जो डायग्राम है वो फेशियल और लिंगुअल सर्फेसिस को डिपिक्ट करता है और लेफ्ट हैंड साइड में जो डायग्राम है वो डिपिक्ट करता है इंटरडेंटल एरिया का। तो जो इंटरडेंटल एरिया में जो पाथवे होगा इन्फ्लेमेशन का, वो सीधा जिंजाइवा से बोन में होगा, जबकि ये जो सीधा पैटर्न है जिंजाइवा से बोन में, ये पैटर्न फेशियल और लिंगुअल सरफेस में ये नहीं होगा। जाएगा लेकिन इनडायरेक्टली जाएगा वो, ये देखिए यहाँ से, और ये पेरिडोंटल लिगामेंट के थ्रू। सो सबसे पहले इंटरडेंटल एरिया में, इंटरप्रॉक्सिमली फ्रॉम जिंजाइवा इनटू द बोन, इसका मतलब जिंजाइवा से बोन में, बोन से पेरिडोंटल लिगामेंट में और जिंजाइवा से पेरिडोंटल लिगामेंट में। और फेशियली और लिंगुअली वो जाएगा जिंजाइवा से पेरियोस्टियम में, फिर पेरियोस्टियम से बोन में, और फिर जिंजाइवा से सीधा या पेरिडोंटल लिगामेंट में जाएगा। अब हम बात करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी की। तो जिंजाइवल इन्फ्लेमेशन एक्सटेंड करता है कोलेजन फाइबर बंडल के अराउंड या फिर ब्लड वेसल्स के अराउंड, ये प्रोग्रेस करता है और ये पाथ लेते हुए ये धीरे धीरे एल्वियोलर बोन में चला जाता है। तो हम ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि डेंटल प्लाक है, इन्फ्लेमेशन होती है, और जैसे जैसे इन्फ्लेमेशन प्रोग्रेस होती है ये कोलेजन फाइबर को फॉलो करता है या ब्लड वेसल को फॉलो करता है, और ये फॉलो करते हुए पेरिडोंटल लिगामेंट को
तक पहुंचता है और फिर पेरिडोंटल लिगामेंट के कोलेजन फाइबर से होते होते ये बोन मैरो में ब्लड वेसल्स के थ्रू, ये देखिए ये जो ब्लड वेसल्स इसमें जा रही हैं उसके थ्रू, ब्लड वेसल्स और कोलेजन के थ्रू ये बोन मैरो में इन्फ्लेमेशन चली जाती है। और एक बार इन्फ्लेमेशन जब बोन में चली जाती है तो जो बोन का जो मैरो है वो फिल हो जाता है बहुत सारे ल्यूकोसाइट से, फ्लूइड एक्सुडेट से, नई बडिंग जो बन रही ब्लड वेसल्स हैं और प्रोलिफरेटिंग फाइब्रोब्लास्ट से। और साथ ही साथ इसमें काफ़ी सारे हमें मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑस्टियोक्लास्ट भी दिख सकते हैं और मोनोन्यूक्लियर फेगोसिटिक सेल भी दिख सकते हैं। और धीरे धीरे जो बोन का सरफेस है इट इज़ लाइन विद हॉर्स शेप लैक्यूने। ये जो हॉर्स शेप लैक्यूने है जो कि एक एक्टिवेटेड ऑस्टियोक्लास्ट है, बोन को रिजॉर्प्शन कर रहा है, धीरे धीरे बोन का सरफेस इससे लाइन हो जाता है। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं जो इन्फ्लेमेशन थी वो जिंजावा से होते होते पेरिडोंटल लिगामेंट में आई और कोलेजन फाइबर और ब्लड वेसल को फॉलो करते करते ये अब हमारी बोन मैरो में चली गई। और बोन मैरो में हमें काफ़ी सारे इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट, ल्यूकोसाइट सब देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह से इन्फ्लेमेशन कोलेजन फाइबर जो बंडल्स हैं उसके सहारा लेकर या ब्लड वेसल्स के थ्रू मैरो तक पहुंच जाती है और मैरो को धीरे धीरे रिप्लेस कर देती है। जो फैटी मैरो है उसको धीरे धीरे इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट से फिल कर देती है और धीरे धीरे बोन की हाइट और बोन की हाइट और डेंसिटी रिड्यूस होती जाती है। तो अब हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो बोन है उसकी जो हाइट है रिड्यूस हो गई क्योंकि बहुत सारे ऑस्टियोक्लास्ट थे जिसने बोन की हाइट को कम कर दिया और ना सिर्फ बोन मैरो में जो ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेटेड थे उन्होंने बोन की थिनिंग भी करनी शुरू कर दी है। तो हम ये क्विक एक बार फ्लो चार्ट में देख लेते हैं कि क्या हिस्टोपैथोलॉजी रही। सबसे पहले जिंजावा इन्फ्लेमेशन थी जो मैरो स्पेस में गई वाया कोलेजन फाइबर एंड वाया फॉलोइंग द ब्लड वेसल्स और फिर धीरे धीरे रिप्लेसमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट एंड replacement of leukocytes and fluid exudate, new blood vessel and proliferating fibroblast। धीरे धीरे इंक्रीज होगा ऑस्टियोक्लास्ट और मोनोन्यूक्लियर फेगोसिटिक सेल्स के नंबर जिससे कि थिनिंग ऑफ बोन के ट्रैबिक्यूले होंगे और जो मैरो स्पेस है वो स्पेस ज़्यादा बड़े हो जाएंगे क्योंकि बोन थिन हो रही है। डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन होगा, बोन की हाइट कम हो जाएगी और जो फैटी मैरो है वो फाइब्रस मैरो से रिप्लेस हो जाएगी। रेडियस ऑफ एक्शन ऑफ प्लाक। प्लाक का एक एक्ट करने का एक रेडियस होता है जिसके अंदर उसका सारा इफेक्ट होता है। तो वो जो डायमीटर है वो है 1.5 से 2.5 मिलीमीटर। तो वो उसी रेडियस है उसका, उसी रेडियस के बीच में वो एक्ट करता है। तो हम ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि कैसे वो बोन के डिस्ट्रक्शन पैटर्न को अफेक्ट करेगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं डिपोजिशन ऑफ प्लाक है, ये ब्लैक जो है रेड कलर में। तो अब जैसे कि हमने बोला कि अगर हम एक रेडियस बनाएं, ये इसको बीच में रखकर एक हम इस रेडियस को 1.5 से 2.5 mm का अप्रॉक्सीमेटली एक रेडियस बनाएं तो जो सर्कल बनेगा वो कुछ ऐसा होगा। तो इसका मतलब ये है कि इस प्लाक का जो रेडियस ऑफ एक्शन है वो उसके बीच में ही, उस सर्कल के अंदर ही वो सारा अपना इफेक्ट करेगा, उस सर्कल के बाहर उसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। तो इसका हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो बोन लॉस होगा वो पैटर्न होगा वो रेडियस ऑफ एक्शन पे डिपेंड करता है और अमाउंट ऑफ बोन पर। तो इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट जिंजाइवा में हम देख सकते हैं जो उसका रेडियस था उतने में ही इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट है और साथ में बोन लॉस का पैटर्न भी उस रेडियस को फॉलो करता है। इन एग्रेसिव पेरिडोंटाइटिस बोन लॉस इज ग्रेटर देन 2.5 मिलीमीटर। जैसा कि हम जानते हैं एग्रेसिव पेरिडोंटाइटिस में बहुत सीवियर बोन लॉस होता है और ये जो नॉर्मली ज़्यादा होता है 2.5 mm से अगर प्लाक एक्यूमुलेट है भी। और वैसे तो एग्रेसिव पेरिडोंटाइटिस में कुछ कंडीशन में ये होता है बहुत ही वेयर मिनिमम अमाउंट ऑफ प्लाक इज देयर, बहुत ही कम अमाउंट ऑफ प्लाक डिपोजिशन होता है, उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा बोन लॉस होता है। ऐसा क्यों होता है?
ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो जिंजावा के टिश्यूज के अंदर भी चले जाते हैं। द लार्ज डिफेक्ट greatly exceeding a distance of 2.5 mm from the tooth surface is caused by the presence of bacteria in the tissues। क्योंकि बैक्टीरिया टिश्यूज के अंदर मौजूद होते हैं और वो बहुत ज़्यादा अपने जो टॉक्सिन्स और विरुलेंट फैक्टर है वो वहाँ लिबरेट करते हैं और बहुत ज़्यादा बोन लॉस होता है। रेट ऑफ बोन लॉस। एक स्टडी कंडक्ट की गई थी लो और उनके कुछ कोवर्कर ने, और ये स्टडी श्रीलंका के टी लेबस में कंडक्ट की गई थी, जहाँ पर जो लोग कोई ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करते थे और कोई डेंटल सुविधाएं भी जहाँ पर उपलब्ध नहीं थी। और ये स्टडी से लो ने फाइंड आउट किया कि जो रेट ऑफ बोन लॉस था वो ऑन एन एवरेज 0.2 मिलीमीटर था फेशियल सरफेसेस पर एक साल में, और प्रॉक्सिमल एरिया इंटरडेंटल एरियाज जैसे कि उस एरिया में था 0.3 मिलीमीटर एक साल में। तो और इस स्टडी से उन्होंने ये कंक्लूड किया कि अप्रॉक्सीमेटली जो 8% ऑफ द जो लोग थे उन लोगों के अंदर ही रैपिड प्रोग्रेशन दिखा डिजीज का, और इन लोगों में 0.1 to 1 मिलीमीटर का अटैचमेंट लॉस रहा एक साल में। 81% ऑफ जो इंडिविजुअल्स थे उसमें मॉडरेट ही प्रोग्रेशन दिखा डिजीज का, और उसमें अटैचमेंट लॉस था 0.05 से 0.5 मिलीमीटर एक साल में अटैचमेंट लॉस। और 11% इंडिविजुअल्स ऐसे थे जिसमें मिनिमम और कोई प्रोग्रेशन नहीं रहा डिजीज का, अप्रॉक्सीमेटली 0.05 to 0.09 मिलीमीटर ही ईयरली लॉस रहा अटैचमेंट का। तो ये स्टडी से उन्होंने ये कंक्लूड किया कि अगर डिजीज प्रोग्रेस होने दी जाए तो वो एक ही रेट से प्रोग्रेस नहीं होती, डिपेंडिंग अपॉन द इम्यूनिटी। ये इसका रेट ऑफ प्रोग्रेशन अलग अलग लोगों में अलग अलग रहा। 81% लोगों में मॉडरेट प्रोग्रेशन रहा और 11% लोगों में ऑलमोस्ट मिनिमम ही डिजीज ने प्रोग्रेस किया, जबकि कोई ओरल हाइजीन उन्होंने मेंटेन नहीं की थी और कोई भी डेंटल सर्विसेज उन्हें नहीं मिली थी। कॉज बाय ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन। ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन यानी एक्सेसिव ऑक्लूजल ट्रॉमा होने से भी बोन का डिस्ट्रक्शन होता है। ये इन्फ्लेमेशन की एब्सेंट में भी हो सकता है और उसके प्रेजेंट में भी हो सकता है, और ये होता है पेरिडोंटल लिगामेंट के कंप्रेस या स्ट्रेच होने से। तो अब ये प्रोसेस कैसे होती है हम इसको समझते हैं। ऑक्लूजल टेबल। ऑक्लूजल टेबल क्या होती है, जिसमें कि जो पोस्टीरियर टीथ होते हैं जब वो मिलते हैं तो एरिया ऑफ कांटेक्ट बनना चाहिए, ना कि कांटेक्ट पॉइंट बनने चाहिए। अगर एक एरिया बनेगा तो फोर्सेस हमारे काफ़ी बड़े एरिया में डिसिपेट हो जाएंगे, लेकिन अगर कांटेक्ट पॉइंट होगा तो सारे फोर्सेस वहाँ कांटेक्ट पॉइंट पे कंसंट्रेट हो जाएंगे, और वो जो सारे फोर्सेस हैं फिर वो बोन में जाएंगे, जिससे कि डिस्ट्रक्टिव जो भी प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी। तो पोस्टीरियर एरिया, जो पोस्टीरियर टीथ होते हैं उन्हें सेंट्रिक, जब वो रिलेशन में बंद होते हैं तो इट फॉर्म ऑक्लूजल टेबल। ऑक्लूजल टेबल में कांटेक्ट पॉइंट्स नहीं होते, इसमें होता है कांटेक्ट एरिया। लेकिन हाई फिलिंग होने की वजह से या डिफेक्टिव प्रोस्थेटिक रिस्टोरेशन की वजह से अगर हाई पॉइंट्स क्रिएट होते हैं, जो कांटेक्ट एरिया था वो कांटेक्ट पॉइंट में कन्वर्ट हो गया है, तो जो सारे फोर्सेस हैं वो एक पॉइंट से डिलीवर हो रहे हैं टूथ में। सारे फोर्सेस एक पॉइंट से डिलीवर हो रहे हैं, तो ये सारे फोर्सेस टूथ बियर नहीं कर पाता। तो ये जो स्ट्रेस वाली कंडीशन है, ये स्ट्रेस हमारे पेरिडोंटल लिगामेंट पे भी जाएगा और बोन पे भी जाएगा। तो कांटेक्ट एरिया का कांटेक्ट पॉइंट में कन्वर्ट होना, जिससे कि सारे फोर्सेस एक पॉइंट से टूथ के अंदर जाना, उसके बाद बोन रिजॉर्प्शन का स्टार्ट होना, ये जो सारी प्रोसेस है इसे कहते हैं ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन, और इसकी वजह से बोन रिजॉर्प्शन स्टार्ट होता है, क्योंकि जो एक्सेसिव फोर्सेस जो उस दांत पर लग रहे हैं
वो दांत वहां से मूव करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो एक्सेसिव फोर्सेस को बियर नहीं कर सकता, तो वो एक स्टेबल कंडीशन की तरफ ड्रिफ्ट करेगा, मूव करेगा, जिसकी वजह से बोन कहीं रिजॉर्प्शन होगा और कहीं डिपोजिशन होगा। तो देखते हैं कि बोन का रिजॉर्प्शन कैसे होता है। जैसा कि हमने बताया कि जो सारे सेल्स होते हैं, अगर उन्हें अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है तो भी वो बताते हैं कि हाँ वी आर फीलिंग गुड, और अगर उन्हें अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलता, कोई इन्फ्लेमेटरी कंपोनेंट है, कोई केमिकल है या कोई वायरसेस है, तो भी वो हाउ डू दे फील, वो दे डिस्कस जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग टॉक। इट इज़ अ मैकेनिज्म ऑफ सेल टॉकिंग, इसे कहते हैं साइटोकाइन। तो अगर पेरिडोंटल लिगामेंट एक्सेसिव फोर्सेस से पेरिडोंटल लिगामेंट फाइबर्स जो स्ट्रेच हो रहे हैं, they will start producing various cytokines, and these cytokine it will increase the level, ये प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल इंक्रीज करेंगे, जिससे कि ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट होगा। ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट होने से बोन का रिजॉर्प्शन होगा। और ये जो पेरिडोंटल लिगामेंट सेल्स हैं, जब इनकी मेम्ब्रेन डिस्टेबलाइज होगी तो साइक्लोऑक्सीजनेज एक साइकिल होती है, वो स्टार्ट होगी, और ये साइकिल स्टार्ट होने से इन्फ्लेमेटरी कंपोनेंट लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन E2 सिक्रेट होगा, जो ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करेगा और जिससे बोन का रिजॉर्प्शन होगा। तो इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखने की है कि हर सेल, जो भी एक लिविंग सेल होता है, वो हाउ डू दे फील एग्जैक्टली, वो कम्युनिकेट करता है, and this is known as cytokine. And so we have discussed this pathway, how all the cells they will communicate with each other by producing various cytokines. दूसरा, जो जब सर्कुलेटरी चेंजेस होते हैं, जब ब्लड वेसल कंप्रेस होती है फोर्सेस से, तो प्लेटिलेट एग्रीगेट होते हैं, और प्लेटिलेट भी एक सेल है, वो भी वेरियस साइटोकाइंस लिबरेट करेगा, जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होगा, और जो कि ऑस्टियोक्लास्ट पे एक्ट करेगा और बोन का रिजॉर्प्शन होगा। तो ये एक बॉडीली मूवमेंट का डायग्राम है कि अगर फोर्सेस एक्ट करते हैं टूथ पर, तो एक साइड हम क्या देखने को मिलता है, जिस साइड हम इसको फोर्स देंगे, ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है। अगर आप जैसे हम कुशन को फोर्स देते हैं तो कुशन दब जाता है, तो सिमिलरली इसमें भी हम देख सकते हैं कि पेरिडोंटल लिगामेंट, हमने यहाँ से टीथ को इस तरफ फोर्स दिया तो पेरिडोंटल लिगामेंट कंप्रेस हो गए। कंप्रेस होने से जो भी सेल्स थे यहाँ पर पेरिडोंटल लिगामेंट के फाइबर्स, फाइब्रोब्लास्ट, जो भी सेल्स थे, ऑस्टियोब्लास्ट, दे स्टार्ट सिक्रेटिंग साइटोकाइंस, सेल टॉकिंग, वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे। हाउ डू दे फील, दे स्टार्ट लिबरेटिंग इंटरल्यूकिन 1, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, ये सब फैक्टर प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल इंक्रीज करेंगे, जिससे कि हमारे मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट होंगे और रिजॉर्प्शन स्टार्ट होगा। ऑपोजिट साइड, जहां पर पेरिडोंटल लिगामेंट स्ट्रेच हो गए हैं, खिंच गए हैं, वहां पर भी साइटोकाइन प्रोड्यूस होंगे, जो होंगे इंटरल्यूकिन 10, ओपीजी, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर बीटा, जिससे कि ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिवेट होंगे, जिससे कि डिपोजिशन ऑफ बोन होगा। तो इसका मतलब हमें ये जानना जरूरी है कि कौन से एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन है और कौन से प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि सब तरह के सेल, जो लिविंग सेल है, वो जब अपने फीलिंग्स बताते हैं, हाउ डू दे फील, तो वो दे सिक्रीट वेरियस केमिकल, जिनको हम साइटोकाइन कहते हैं, यानी सेल टॉकिंग कहते हैं। तो जब उनको एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिलता तो दे सिक्रीट एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस, प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस लाइक इंटरल्यूकिन 4, 12, 15 and 1, और एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन, they are number 10, 13, 11 and ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा। तो जब ये एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन बनेंगे तो हीलिंग फेज स्टार्ट होगा, जब प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस होंगे तो इन्फ्लेमेशन होगी। तो हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, टूथ है, उसके ऊपर एक्सेसिव फोर्सेस पड़ते हैं, सिर्फ कांटेक्ट पॉइंट पर, एक कांटेक्ट पॉइंट है जिस पर कि उसको एक्सेसिव फोर्सेस होते हैं। अब ये फोर्सेस होने से वो उस फोर्सेस की डायरेक्शन से मूव करने की कोशिश करेगा, और वो कैसे होगा, यहाँ हम देख सकते हैं कि पेरिडोंटल लिगामेंट की यहाँ पे वाइडनिंग हो गई है, यहाँ पर पेरिडोंटल लिगामेंट कंप्रेस हो गए हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी
पेरिडोंटल लिगामेंट फाइबर इलोंगेट होंगे और यहाँ पर पेरिडोंटल लिगामेंट फाइबर कंप्रेस हो जाएंगे. सिमिलरली deposition of bone will be there and resorption of bone will be there. I have shown in this diagram, fibers are stretched, fiber are compressed. तो उसके बाद जो ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट होंगे, फिर बोन रिजॉर्प्शन होगा. तो बोन का रिजॉर्प्शन पैटर्न होगा आर्क शेप पैटर्न ऑफ बोन लॉस. अगर ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन इन्फ्लेमेशन के एब्सेंस में होगा तो फनल शेप डिफेक्ट बनेगा, वाइडनिंग होगी क्रिस्टल पोर्शन ऑफ द बोन की. लेकिन अगर इसमें इन्फ्लेमेशन भी ऐड हो जाएगी तो बहुत बिजार पैटर्न, यानी कि बिजार मीन्स कुछ भी अलग तरह का पैटर्न बोन का देखने को मिल सकता है. कोई ऐसा नहीं है कि ये वी शेप या आर्क शेप पैटर्न ही दिखेगा, वर्टिकल फनल शेप नहीं दिखेगा. वो कुछ भी अब कुछ भी चेंज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द पाथवे ऑफ इन्फ्लेमेशन. तो जैसे कि हम इस डायग्राम में देखते हैं, इसमें ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन भी है और साथ साथ प्लाक का एक्यूमुलेशन भी है. बिकॉज ऑफ द ट्रॉमा इनिशियली ये वर्टिकल डिफेक्ट बनेगा, लेकिन ये आगे इन्फ्लेमेटरी पाथवे पे डिपेंड करेगा. अब ये किसी भी तरह का डिफेक्ट इंक्लूडिंग दिस वर्टिकल डिफेक्ट, अब ये कोई भी शेप ले सकता है. जैसे कि ये शेप भी हो सकती है, ये शेप भी हो सकती है, कोई भी शेप हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द पाथवे ऑफ इन्फ्लेमेशन. इसीलिए बोला जाता है कि ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन इन द प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लेमेशन इट गिव अ वेरी बिजार पैटर्न ऑफ बोन डिस्ट्रक्शन. अब हम देखते हैं रेडियोग्राफिक अपीयरेंस ऑफ ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन. जैसा कि हम देख सकते हैं, पेरिडोंटल लिगामेंट वाइडनिंग हम इस एक्सरे में देख सकते हैं. ये देखिए, पेरिडोंटल लिगामेंट वाइडनिंग इज इजीली सीन. कंडेंसेशन ऑफ एल्वेओलर बोन कैन बी सीन इन द डायग्राम, इन द रेडियोग्राफ. इंक्रीज डेंसिटी ऑफ बोन कॉज्ड बाय न्यू बोन फॉर्मेशन. तो फोर्सेस को बियर करने के लिए, वो इतने फोर्सेस को सह सके, इसके लिए उसके अंदर मजबूती आने लगती है. वो मजबूती कैसे आती है? उसके अंदर कैल्शियम डिपोजिशन होने लगता है. तो इस डिपोजिशन से उसको थोड़ी हड्डी को उसकी थोड़ी मजबूती मिलती है. इंक्रीज डेंसिटी ऑफ बोन कॉज्ड बाय न्यू बोन फॉर्मेशन इज रिस्पॉन्स टू इंक्रीज ऑक्लूजल फोर्सेस. लॉस ऑफ लमाइना ड्यूरा रिजल्टिंग इन वाइडनिंग ऑफ पेरिडोंटल लिगामेंट स्पेसेस. ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो याद रखने की ये है कि सिर्फ रेडियोग्राफिक चेंजेस देखकर हम कभी नहीं कह सकते कि ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन है. ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन बोलने के लिए हमें उसका क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन भी होना चाहिए एक्सरे के साथ. जैसे कि टूथ की मोबिलिटी होना चाहिए, उसके जो वियर फैसेट्स हैं, यानी कि जो ऑक्लूजल सरफेस पे घिसे हुए निशान हैं, तो वो घिसे हुए निशान या टूथ की मोबिलिटी या फॉर्मेशन ऑफ पॉकेट डेप्थ या उसका ऑक्लूजल उसका एनालिसिस ऑक्लूजल का, ये सब साथ में कोरिलेट होना चाहिए. तो ही हम कह सकते हैं कि पेशेंट को ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन है. सिर्फ रेडियोग्राफिक बेसिस पे हम कभी नहीं कह सकते कि पेशेंट को ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन है. बोन डिस्ट्रक्शन इन सिस्टमिक डिजीज. सिस्टमिक डिजीजेस का भी एसोसिएशन पाया गया है पेरिडोंटल डिजीजेस के साथ, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपीनिया, और कुछ सिस्टमिक डिजीज ऐसी हैं जो जो कि बिना प्लाक के भी होती हैं, जैसे कि हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में और ल्यूकीमिया में देखा जाता है. तो होता क्या है कि जब कैल्शियम लेवल ब्लड का कम होता है तो पैराथायरॉयड हार्मोन जो सिक्रीट होता है, जिससे कि जो कि ऑस्टियोब्लास्ट को स्टिमुलेट करता है. ऑस्टियोब्लास्ट इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 6 को इंक्रीज करता है, जिससे कि मोनोसाइट एक्टिवेट होता है. मोनोसाइट इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑस्टियोक्लास्ट, और ये जो ऑस्टियोक्लास्ट है ये बोन को रिजॉर्व करेगा, और जो बोन रिजॉर्व होने के बाद जो कैल्शियम आएगा वो ब्लड में डाल दिया जाएगा. फैक्टर डिटरमाइनिंग बोन मॉर्फोलॉजी इन पेरिडोंटल डिजीज. बहुत सारे फैक्टर हैं जो बोन की मॉर्फोलॉजी को डिटरमाइन करते हैं. तो जैसे कि सबसे पहला थिकनेस एंड द विड्थ ऑफ क्रेस्टल एंगुलेशन ऑफ इंटरडेंटल सेप्टम. हड्डी में कितनी उसकी थिकनेस कितनी है, ना सिर्फ इंटरडेंटल एरिया में, फेशियल और लिंगुअल साइड में कितनी बोन है, फेनेस्ट्रेशन या डाइसेंस तो नहीं है, टीथ कैसे अलाइन है, प्रोक्लाइंड है तो थिन होगी लेबियली जो बोन है. रूट और रूट रंग की एनाटॉमी पे डिटरमाइन करेगा. रूट की पोजीशन की एल्वेओलर जो प्रोसेस है उसमें रूट किधर है उस पर डिपेंड करेगा, और एक दूसरे के साथ दो दांतों का बीच में कितना डिस्टेंस है इस पर भी डिपेंड करेगा.
तो आइए ये इन पॉइंट्स को हम समझते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये जो डायग्राम है जो कि कैरेंजा बुक में से लिया गया है, ये डायग्राम ये बताता है कि जब बोन रिजॉर्प्शन शुरू होता है, इनिशियली हॉरिजॉन्टल बोन लॉस का पैटर्न होता है, लेकिन जब बोन थिक बोनी मार्जिन्स होती हैं तो वर्टिकल पैटर्न होता है बोन का। तो ये लाइन में जो इसने बहुत ही अच्छे से बताया है कि बोन लॉस कैन बिकम वर्टिकल, बोन लॉस वर्टिकल होता है ओनली व्हेन इट रीचेस द थिकर बोन इन द एपाइकल एरिया। जब वो एपाइकल एरिया में थिकर बोन होगी तो ही वो वर्टिकल बनेगा। अगर थिन बोन होगी तो हमेशा हॉरिजॉन्टल बोन लॉस ही होगा। और इसको समझाने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, तो देखते हैं इस वीडियो को। बोन लॉस का पैटर्न डिपेंड करता है दो चीज पे, रेडियस ऑफ एक्शन ऑफ प्लाक पर और अमाउंट ऑफ बोन। अगर बोन थिन है तो क्या होगा, जैसे कि लोअर एंटीरियर में अगर बोन थिन है और प्लाक भी वहां मौजूद है, जैसे कि ग्रीन ग्रीन प्लाक है, तो अगर हम उसका रेडियस बनाएंगे जिसपे प्लाक एक्ट कर रहा है तो ये सारा बोन का पोर्शन चला जाएगा, तो बोन का पैटर्न बनेगा हॉरिजॉन्टल। अगर थिन बोन होगी तो बोन का पैटर्न होगा हॉरिजॉन्टल। अब हम सेम कंडीशन मोलर में देखते हैं। प्लाक एक्यूमुलेशन इज देयर, थिन बोनी मार्जिन्स आर देयर। इनिशियली जो भी बोनी मार्जिन होती है वो थिन होती है, जैसे जैसे अपाइकल रीजन में हम जाते हैं वैसे वैसे मार्जिन थिक होती जाती है। विल बी मेकिंग रेडियस ऑफ एक्शन ऑफ द प्लाक एंड दिस बोन विल बी, ये जो बोन है ये पेरिडोंटाइटिस की वजह से चली जाएगी, प्लाक के एक्शन की वजह से चली जाएगी और हमें मिलेगा हॉरिजॉन्टल बोन लॉस। जैसा कि हम देख सकते हैं, विल गेट हॉरिजॉन्टल बोन लॉस। तो ये जो पैटर्न है वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ बोन और रेडियस ऑफ एक्शन ऑफ प्लाक। अब हम जैसे जैसे अपाइकली आते हैं बोन की थिकनेस इंक्रीज होती है। अब यहाँ पर अगर प्लाक है जैसे कि ग्रीन ग्रीन हम देख सकते हैं, और अगर हम ड्रॉ करेंगे रेडियस ऑफ एक्शन, तो अब ये जो बोन चली जाएगी, अब ये जो बोन हमारी चली गई है, जो बची हुई बोन है वो बनाएगी वर्टिकल पैटर्न ऑफ बोन लॉस। सिमिलरली मोलर में हम देखते हैं, तो हमें इस बात से ये सीखा कि दो चीज इंपॉर्टेंट क्या है, अमाउंट ऑफ बोन और रेडियस ऑफ एक्शन ऑफ प्लाक। थिन बोन होगी तो हॉरिजॉन्टल बोन लॉस होगा, थिक बोन होगी तो वर्टिकल बोन लॉस होगा। इसीलिए ज्यादातर हॉरिजॉन्टल डिफेक्ट ही देखे जाते हैं। हॉरिजॉन्टल डिफेक्ट आर द मोस्ट कॉमनली सीन डिफेक्ट्स ऑफ द बोन लॉस। नेक्स्ट है फेनेस्ट्रेशन एंड डायसेंस। फेनेस्ट्रेशन का हिंदी में मतलब होता है छन्नी की तरह दिखना। तो इसमें क्या है, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, चारों तरफ एरिया इंटैक्ट है, बीच में एक होल पड़ा हुआ है, तो ये एक छन्नी की तरह है, फेनेस्ट्रेटेड यानी छन्नी की तरह। लेकिन अगर ये बोन लॉस कॉन्टिन्यूस हो, इसे हम डायसेंस कहते हैं। देखिए ये हम बोन की बात कर रहे हैं, इसमें हम जिंजाइवा की बात नहीं कर रहे। तो फेनेस्ट्रेशन एक वो एरिया है जिसमें चारों तरफ बोन इंटैक्ट है, लेकिन एक पॉइंट से हम एक विंडो की तरह इसमें बना हुआ है जिसमें हम रूट को देख सकते हैं, लेकिन एरिया जिंजाइवा से कवर्ड है। ये हम तभी देख सकते हैं जब हम सर्जरी करते हैं और जिंजाइवा को रिफ्लेक्ट करते हैं, ये हमें तभी पता चलता है। जब हम पेरियोस्टियम को और जिंजाइवा को रिफ्लेक्ट करेंगे तो ही हमें ये दिखेगा। और डायसेंस होता है कॉन्टिन्यूस लॉस ऑफ द बोन। फेनेस्ट्रेशन की डेफिनेशन, isolated area in which root is denuded of bone and the root surface is covered by gingiva and periosteum. Whereas discens, when the denuded area extends through the marginal bone. तो फेनेस्ट्रेशन और डायसेंस तब होते हैं जब बोनी मार्जिन बहुत थिन होती है। जब जिंजाइवा जब बोन का जो बोनी एरिया है वो बहुत थिन होता है तो ही फेनेस्ट्रेशन और डायसेंस देखने को मिलता है। और ना सिर्फ बोन थिन होना, रूट अगर प्रोमिनेंट है तो भी फेनेस्ट्रेशन और डायसेंस देखने को मिलते हैं। मैंने ये जिंजाइवल फेनेस्ट्रेशन इसीलिए इस बोन के लेक्चर में डाला क्योंकि ये दिखाने के लिए कि अगर जिंजाइवा में ऐसा होल होता है तो इसे हम कहते हैं जिंजाइवल
फेनेस्ट्रेशन। सेम वही चीज़ है, एक इसमें होल पड़ा हुआ है और हम उसमें देख सकते हैं, तो ये इसे हम कहते हैं जिंजाइवल फेनेस्ट्रेशन, और ये है जिंजाइवल रिसेशन, लेकिन ये सॉफ्ट टिश्यूज से रिलेटेड है, और फेनेस्ट्रेशन और डाइसेंस ये रिलेटेड है बोन से। एक्जियोस्टोसिस, एक्जियोस्टोसिस यानी बोन की ओवरग्रोथ होना और आउटग्रोथ ऑफ द बोन, अलग अलग साइज या शेप में हो सकती है ये। और पैलेटल एक्जियोस्टोसिस देखे जा सकते हैं 40% ऑफ द ह्यूमन स्कल्स में। ये देखिए, ये जो ग्रोथ है बोन की, इसको बोलते हैं एक्जियोस्टोसिस। ये अलग अलग शेप में हो सकते हैं, स्मॉल नोड्यूल, लार्ज नोड्यूल, शार्प रिजेस, स्पाइक्स, किसी भी तरह के कॉम्बिनेशन में देखे जा सकते हैं। बटरसिंग बोन फॉर्मेशन, बटरसिंग बोन फॉर्मेशन का मतलब ये है कि बोन को मजबूती देना। जब ट्रॉमा होता है, ओक्लूजल ट्रॉमा होता है और वो टीथ वो फोर्सेस बेयर नहीं कर पाता, तो ये मैसेज बोन के अंदर जाता है और जो बोनी, ये जो ट्रेबिक्यूले हैं, जो बोनी स्पेस है, इनको धीरे धीरे बोन इसमें फिल कर दी जाती है। जैसे कि मैंने यहाँ डायग्राम बनाने की कोशिश करी है कि जो खाली जो एम्प्टी ट्रेबिक्यूले थे वो सब अब बोन से फिल हो गए हैं, तो इसे कहते हैं बटरसिंग, ताकत, मजबूती देना। तो ये दो तरह से होता है। ये पैटर्न है नॉर्मल जो बोन का है, इसमें हम ट्रेबिक्यूले पैटर्न देख सकते हैं, ये एम्प्टी स्पेसेस देख सकते हैं बोन में। लेकिन अगर उस टूथ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्सेस पड़ेंगे तो वो उसको सहने के लिए अंदरूनी मजबूती बनाएगा। तो वो जो सारे ट्रेबिक्यूले हैं उसमें कैल्शियम डिपोजिशन हो जाएगा और बोन ले डाउन हो जाएगी, जिससे कि उसको, उस टीथ को मजबूती मिल सके। और अगर ये बोन के अंदर होगी तो हम इसे कहेंगे इंटरनल बटरसिंग, और अगर ये बोन डिपोजिशन होते होते अगर ये बाहर भी दिखने लगेगी तो हम इसे बोलेंगे एक्सटर्नल बटरसिंग, जैसे कि ये। और इस एक्सटर्नल बटरसिंग को हम लिपिंग भी कहते हैं। ये एक पिक्चर है जिसमें कि हम देख सकते हैं ये लिपिंग या एक्सटर्नल बटरसिंग, और फ्लैप रिफ्लेक्ट करने के बाद ये ऐसा दिखता है। इसका मतलब ये है कि ये जो टीथ हैं इन पर एक्सेसिव फोर्सेस पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से इसको एक्सेस बोन बनाने की ज़रूरत पड़ी। ये भी एक पिक्चर है जिसमें हम बटरसिंग बोन फॉर्मेशन देख सकते हैं। फूड इंफेक्शन, इंटरडेंटल एरिया में फूड इंफेक्शन होने से भी बोन लॉस होता है, और वो क्रेटर शेप का बोन लॉस होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और आप इजीली मेक आउट कर सकते हैं अगर इंटरडेंटल एरिया में फूड एक्यूमुलेशन है या प्लाक है, और अगर हम उसका रेडियस ऑफ एक्शन बनाएंगे तो वो ऐसा क्रेटर शेप का क्यों बनेगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे जो अलग अलग पैटर्न हैं बोन लॉस के, जैसे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, उन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।